नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। आज हम बात करेंगे जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के टॉपिक वायुमंडलीय आर्द्रता के दूसरे वीडियो पर। पहले वीडियो में हमने देखा था कोहरे के डेफिनेशन, आवश्यक दशाएं एवं कोहरा एवं मेघ में अंतर। अब हम देखेंगे कोहरे का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉग। सर्वप्रथम विलेट ने सन 1928 में निर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया। इनके वर्गीकरण से न केवल कोहरे की निर्माणकारी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिली, बल्कि उसके पूर्वानुमान का आधार भी मिल गया। उन्होंने कोहरे को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया। ए, वायुराशि कोहरे, एयर मास फॉग, जिनका निर्माण वायु के शीतलन से होता है। बी, वाताग्रीय कोहरे, फ्रंटल फॉग्स, जिनका निर्माण शीतल वायुराशि में वाताग्रीय वृष्टि के वाष्पीकरण से होता है। अब देखते हैं कोहरे के वर्गीकरण के आधार। यद्यपि कोहरे के अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु उनके वर्गीकरण के मुख्य रूप से दो आधार हैं। एक, कोहरे की निर्माण प्रक्रियाएं तथा दो, वायुमंडल की दृश्यता। निर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण निम्नलिखित है। नंबर 1, अंतः वायुराशि कोहरा, एयर मास फॉग। इस प्रकार के कोहरे की उत्पत्ति वायुराशियों में होती है। ऐसे कोहरे के विकास के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का योगदान होने के कारण उसके निम्नलिखित प्रकार पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। एक है विकिरण जनित कोहरा। क्या है ये? इस प्रकार के कोहरे विकिरण से उत्पन्न वायु के शीतलन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। इसे स्थलीय कोहरा, ग्राउंड फॉग भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति की अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। कौन सी दशाएं होंगी तब ये कोहरा उत्पन्न होगा, ये देखते हैं। ए, शीतकालीन की लंबी रातें। बी, दिन में आकाश में मेघाच्छादन तथा रात में मेघ रहित स्वच्छ आकाश। सी, वायु में सापेक्ष आर्द्रता की अधिकता। डी, धरातल के निकट तापमान व्युत्क्रमणता, टेम्परेचर इन्वर्जन। ई, मंद गति से चलने वाली हवा। शीतकालीन रातों में पार्थिव विकिरण के द्वारा धरातल का तापमान काफी नीचे गिर जाता है। वायुमंडल अपेक्षाकृत शांत होने पर कोहरे के निर्माण में सहायता मिलती है, किंतु वायुमंडल की निचली परतों को कुछ ऊंचाई तक शीतल करने के लिए मंद पवन एक अनिवार्य शर्त है, ताकि उससे थोड़ी मात्रा में वायु का मिश्रण हो सके। किंतु पवन का वेग अधिक 10 से 16 किलोमीटर होना कोहरे की उत्पत्ति में बाधक होता है। वेगवान पवन तापमान व्युत्क्रमणता उत्पन्न होने में व्यवधान डालता है। विकिरण जनित कोहरे की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है कि घाटियों अथवा गर्तों में रात्रि में शीतल और भारी वायुराशियां एकत्रित हो जाएं। इसलिए पर्वतों के ढालों पर कोहरे का अभाव रहता है, जबकि घाटियों में घना कोहरा छाया रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विकिरण जनित कोहरे स्थल पर ही उत्पन्न होते हैं। समुद्रों पर दैनिक तापांतर कम होने से वहां ऐसे कोहरे नहीं उत्पन्न होते। महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में शीतकाल में जब प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं, तब कोहरा निर्माण के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। विकिरण जनित कोहरे का निर्माण आवश्यक रूप से एक रात के विकिरण जनित शीतलन द्वारा होता है, अतः इसका पूर्ण विकास सूर्योदय से थोड़ा पहले हो जाता है। किंतु सूर्य की किरणों में प्रखरता के साथ ही धरातल तथा उससे संलग्न वायु का तापमान ऊंचे उठने लगता है, जिससे कोहरे का वाष्पीकरण हो जाता है। कोहरा धरातल से क्रमशः ऊपर की ओर विलीन होता है, जिसे कोहरे का ऊष्मन अथवा उत्थापन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोहरे का उत्थापन किसे कहा जाता है, और ऑप्शन दिए जा सकते हैं 4 और उसमें से चुनना होता है। जब तापमान व्युत्क्रमणता धरातल से 100 से 600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, तब उच्च स्तरीय उत्क्रमणता जनित कोहरे हाई इन्वर्जन फॉग की उत्पत्ति होती है। ऐसे कोहरे को व्युत्क्रमणता जनित कोहरा, इन्वर्जन फॉग भी कहते हैं। दिन में ऐसा कोहरा धरातल से पर्तीले मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड्स जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु रात में धरातल के शीतल हो जाने पर उपर्युक्त मेघ घने कोहरे के रूप में धरातल तक फैल जाता है। अब दूसरा देखते हैं, अभिवहन जनित कोहरा, एडवेक्शन फॉग।
इस वर्ग के कोहरे की उत्पत्ति धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु धाराओं के शीतलन से होती है। इस प्रकार का कोहरा दो दशाओं में उत्पन्न होता है। नंबर 1, जब उष्णार्ध वायु ठंडे धरातल पर से गुजरती है और ऐसे शीतल धरातल से संलग्न शीतल वायु से उसका संपर्क होता है, तब अभिवहन जनित कोहरे की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, जब शीतल पवन धाराएं उष्ण सागर तल से प्रवाहित होती हैं तथा उससे संलग्न उष्णार्ध वायु से उनका मिश्रण होता है, तब ऐसी स्थिति में भी अभिवहन कोहरे का निर्माण होता है। इस वर्ग के कोहरे की उत्पत्ति के लिए धरातल पर तापमान में विभिन्नता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस प्रकार के कोहरे महासागरों अथवा झीलों पर ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस समय सागर तल पर तापमान का क्षैतिज अंतर अधिक होता है, किंतु स्थल भाग पर ऐसे कोहरे की उत्पत्ति शीतकाल में होती है, जबकि वहां क्षैतिज तापांतर अधिक पाया जाता है। विकिरण जनित कोहरे रात में उत्पन्न होते हैं और दिन में नष्ट हो जाया करते हैं, जबकि अभिवहन कोहरे में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, अभिवहन जनित कोहरा और अब दूसरा देखते हैं, अभिवहन जनित कोहरे की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होंगी? नंबर 1, वायु के तापमान तथा उसके नीचे के धरातल के तापमान में भारी अंतर होना चाहिए। नंबर 2, पवन का वेग अधिक नहीं होना चाहिए। 3, वायु में प्रारंभिक रूप से सापेक्ष आर्द्रता अधिक होनी चाहिए तथा नंबर 4, वायुमंडल में स्थायी संस्तरीकरण स्टेबल स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए। अभिवहन जनित कोहरे को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ए, सागरीय कोहरा। महासागरों की ठंडी धाराओं के ऊपर उष्णार्ध वायु के प्रवाहित होने पर ऐसा कोहरा उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई न्यूफाउंडलैंड के पूर्वी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली लेब्राडोर की ठंडी धारा से ग्रैंड बैंक के समीप मिलती है। इन धाराओं के तापमान तथा उनके ऊपर की वायु के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। इस प्रकार ग्रैंड बैंक तथा न्यूफाउंडलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में उपर्युक्त दोनों धाराओं के मिलने से बहुत गहरा और घना कोहरा उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर धरातल से सैकड़ों मीटर ऊपर तक घना कोहरा छाया रहता है। जापान के तटवर्ती क्षेत्रों में भी गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से समुद्र के ऊपर कोहरे का घना आवरण दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जहां तट के निकट ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं, वहां समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाएं तटवर्ती क्षेत्रों में कोहरा उत्पन्न करती है। क्योंकि समुद्रों की सतह के तापमान में दिन में होने वाला परिवर्तन बहुत कम होता है, अतः सागरीय कोहरा कई दिन अथवा कई सप्ताह तक बना रहता है। ऐसा कोहरा केवल तटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसका निर्माण सागरों के ऐसे किसी भाग में हो सकता है जहां सागर तल के तापमान में क्षैतिज विषमता पाई जाती है। दूसरा है अयनवर्ती वायु कोहरा। अयनवर्ती वायु राशि में उत्पन्न कोहरे ट्रॉपिकल एयर फॉग खुले हुए सागरों के उत्तरी भाग में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इनकी अवस्थिति है, कभी कभी महाद्वीपों के ऊपर भी इनकी उत्पत्ति होती है। शीत ऋतु में महाद्वीपों पर महासागरों की अपेक्षा अक्षांतरीय तापमान प्रवणता अधिक होने के कारण ऐसा कोहरा उत्पन्न होता है। अयनवर्ती वायु राशि में कोहरे की उत्पत्ति होने से विस्तृत क्षेत्र प्रभावित होते हैं। मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भागों में शीत ऋतु में इस प्रकार के कोहरे प्रायः उत्पन्न होते हैं। सी, वाष्प कोहरा और आर्कटिक सागर धूम। वाष्प कोहरे स्टीम फॉग्स स्थानीय रूप से उत्पन्न होते हैं, जिसका कारण वाष्प दाब प्रवणता होती है। वस्तुतः उष्ण जल की सतह के ऊपर से शीतल और शुष्क पवन के गुजरने से जलवाष्प के संघनन के कारण ऐसा दृश्य उपस्थित होता है। यह कोहरा छिछला शैलो होता है, जिसकी मोटाई 15 से 30 मीटर तक होती है, किंतु आर्कटिक प्रदेश में वाष्प कोहरे की ऊंचाई 1200 से 1500 मीटर तक देखी गई है। शीत ऋतु के प्रारंभ में ऐसे कोहरे को नाविकों ने आर्कटिक सागर धूम, आर्कटिक सी स्मोक की संज्ञा प्रदान की है। अब देखते हैं पर्वतीय कोहरे। पर्वतीय कोहरे अपस्लोप फॉग की उत्पत्ति का कारण वायु का रुद्धोष्म शीतलन एडियाबेटिक कूलिंग है। लहरदार मैदान अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में आर्द्र वायु के क्रमिक
आरोहण के फलस्वरूप उनका शीतलन होता है। ऐसे क्षेत्रों में जिनके ढाल में क्रमिक वृद्धि होती है, वायु निरंतर ऊपर की ओर उठती जाती है तथा ढालों से संलग्न वायु में कोहरा उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार के कोहरे की उत्पत्ति में वायु के आरोहण, विकिरण तथा कभी कभी जलवृष्टि के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता में वृद्धि आदि कारकों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। जब कारक पूछे जाएंगे तो ये कारक बताएंगे। इस प्रकार का कोहरा पवन में अधिक वेग होने के बावजूद भी छाया रहता है। रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के ढलुआ मैदानी भागों में ऐसा कोहरा उत्पन्न होता है। वाताग्री कोहरा, फ्रंटल फॉग्स। उष्ण वाताग्री कोहरा, ऐसे वाताग्री कोहरे का निर्माण उष्ण वाताग्रों के अग्रभाग में होता है। इसका विस्तार अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके निर्माण के लिए मंद वेग का पवन आवश्यक होता है। पवन का वेग अधिक होने पर उष्ण वाताग्रों पर पर्तीले मेघों, स्ट्रेटस क्लाउड्स का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं शीत वाताग्री कोहरा। इस प्रकार के कोहरे का निर्माण शीत वाताग्रों के पृष्ठभाग में होता है। उष्ण और शीतल वाताग्री कोहरे का निर्माण शीतल वायु में ऊपर से होने वाली वृष्टि के वाष्पीकरण से ही होता है, किंतु दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उष्ण वाताग्री कोहरे का क्षेत्र अधिक व्यापक तथा शीतल वाताग्री कोहरे का क्षेत्र संकुचित होता है। वाताग्री कोहरे की उत्पत्ति की आवश्यक शर्त यह होती है कि शीतल वायु राशि में स्थायित्व होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं वर्गीकरण का आधार। दृश्यता के आधार पर कोहरे का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी। दृश्यता के आधार पर कोहरे निम्नांकित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सघन कोहरा, डेंस फॉग में 45 मीटर तक स्थित वस्तुएं जैसे इमारतें अथवा वृक्ष आदि दिखाई नहीं पड़ते हैं। नंबर 2, घना कोहरा, थिक फॉग में दृश्यता की अधिकतम सीमा 180 मीटर होती है। 3, कोहरा फॉग में दृश्यता सीमा इसकी क्या होती है, 450 मीटर होती है। चौथा क्या है, सामान्य कोहरा, थिन फॉग में 1.8 किलोमीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये हो गया दृश्यता के आधार पर वर्गीकरण। अब देखते हैं स्वरूप के आधार पर कोहरे का नामकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस। स्मॉग, विशाल औद्योगिक नगरों के प्रदूषित वायुमंडल में कारखानों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं मिश्रित होता है। ऐसे गंदले वायुमंडल में उत्पन्न कोहरा न केवल सघन बल्कि मटमैले रंग का होता है। स्मॉग शब्द स्मोक प्लस फॉग का संक्षिप्त रूप है। लंदन जैसे महानगर में उत्पन्न इस प्रकार के कोहरे को स्मॉग या पी सूप फॉग कहते हैं। इसका संबंध विकिरण तथा अभिवहन जनित दोनों प्रकार के कोहरे से होता है। इस प्रकार का कोहरा कई दिनों तक छाया रहता है। दूसरा है स्मेज, धुएं तथा धुंध हेज के बने कोहरे को स्मेज कहते हैं। तीसरा है पालाधूम, फ्रॉस्ट स्मोक। आर्कटिक प्रदेश में जब तापमान हिमांक से काफी नीचे पहुंच जाता है तथा सागर और खाड़ियों का जल जमने नहीं पाता, तब उनकी सतह पर संघनन क्रिया के फलस्वरूप हिम के असंख्य कण अथवा जल की अति शीतल बूंदें कोहरे का निर्माण करती हैं, जिसे पालाधूम कहा जाता है। पवन ऐसे कोहरे को उड़ाकर स्थलखंड के ऊपर भी ले जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में इसे पागोनिप कहा जाता है। साइबेरिया तथा उत्तरी कनाडा में शीत ऋतु में -30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हिमकणों से निर्मित कोहरे उत्पन्न होते हैं। अब क्लासिफिकेशन यहाँ से समाप्त होता है। कोहरे का वितरण देखते हैं। विश्व के मैप में वितरण को दर्शाया भी जा सकता है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉग, स्थल की अपेक्षा महासागरों पर अधिक कोहरा उत्पन्न होता है। महासागरों पर निर्मित कोहरे मुख्य रूप से अभिवहन जनित कोहरे होते हैं, जो गर्म क्षेत्रों से समुद्र के शीतल जल पर चलने वाली वायु के कारण उत्पन्न होते हैं। महासागरों पर कोहरे के वितरण का सागरीय धाराओं तथा उनके तापमान से घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न अक्षांशों तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के निकट ठंडी धाराएं चलती हैं, अतः महासागरों के पूर्वी भागों में स्थित प्रदेशों में सघन कोहरा छाया रहता है। कैलिफोर्निया, पेरू तथा चिली के तटवर्ती क्षेत्रों में ठंडी धाराओं के कारण कोहरा छाया रहता है। इसी प्रकार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में कोहरे की उत्पत्ति होती है।
मध्य अक्षांशीय महासागरों के ऊपर चक्रवातों के उष्ण वातांशों वार्म सेक्टर्स में उत्पन्न कटिबंधीय वायु के आगमन से अयनवर्ती कोहरे ट्रॉपिकल एयर फॉग का निर्माण होता है। ऐसे कोहरे उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग तथा यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित अल्यूशियन द्वीप समूह तथा अलास्का की खाड़ी में भी इसी प्रकार के कोहरे उत्पन्न होते हैं। सबसे अधिक कोहरा महासागरों के उन भागों में उत्पन्न होता है जहां गर्म और ठंडी धाराएं परस्पर मिलती हैं। न्यूफाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक तथा जापान के उत्तरी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में भी ब्राजील गर्म धारा तथा ठंडी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के मिलने के कारण घना कोहरा छाया रहता है, जिससे यहाँ मछलियों की भी बहुत ज्यादा उत्पत्ति होती है, उत्पादन बढ़ता है। ठीक है। भूपटल पर कोहरे के वितरण की एक विशेषता यह है कि महाद्वीपों पर शीत ऋतु में तथा महासागरों पर ग्रीष्मकाल में कोहरे की उत्पत्ति के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। शीत ऋतु में महाद्वीपों पर मुख्य रूप से अभिवहन जनित कोहरे उत्पन्न होते हैं, जबकि महासागरों पर ग्रीष्म ऋतु में इसकी अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अब ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त होता है। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बताऊंगी, और जो नेट जेआरएफ में आए वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको बता सकूं। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।